रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है जी। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एज अ स्टूडेंट हमें एक अंदर से वो होता है कि ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए, चाहे वो एग्जाम में आए नहीं आए उसको छोड़ो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे पावर टसल का बात यहाँ पे होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कौन एक दूसरे पे हावी होगा। कुछ इस तरीके का झलक यहाँ पे अभी देखने को मिलता है। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था, वीडियोस भी बनाए इस पे, जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो हैं रमन्ना साहब, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तब हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि किसी किसान परिवार का बच्चा यहाँ पे चीफ जस्टिस के पोजीशन पे पहुंचा है। अधिकतर बार ऐसा देखा गया है कि ये जो पोस्ट होता था बेसिकली प्री डोमिनेंट होता था उनके द्वारा, जिनके पहले से कुछ हिस्ट्री रहा हो जुडिशियल सर्विसेज में, जज रहे हो, वकील रहे हो, कुछ इस तरीके का। ये चीफ जस्टिस जो है वो बहुत ही अलग तरीके के हैं और यही कारण है कि लगातार हम चेंज देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी माननीय चीफ जस्टिस बोबडे साहब जब गए उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट बदला बदला सा लग रहा है, बिल्कुल अलग सा लग रहा है। और कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं, कुछ ऑर्डर पास किए गए हैं चीफ जस्टिस के द्वारा, इनके कोरम के द्वारा, बेंच में और भी जज थे इनके द्वारा। उसमें से एक जो टॉपिक है यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, ये एक टॉपिक है। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स थे जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज पे कंटेम्प्ट भी लगाए, फाइन भी लगाया गया, पैसा भी देना पड़ा उनको, वो अलग चीज है क्योंकि वो क्रिमिनल जो उनका क्रिमिनल नेचर था, क्रिमिनल जो इन्होंने कहा था कि आप बताओगे जनता को, ढंग से नहीं बताया, उसको छोड़ो, उसको छोड़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या स्टेट किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब कोई चार्ज लगाया जाता है तो क्या उसे विड्रॉ कर सकता है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे और कहेंगे कि जो एमपी और एमएलएज हैं जो कि काफी पावरफुल होते हैं, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, क्रिमिनल्स का हब होते जा रहा है। और वही चीज यहाँ पे आज इस ऑर्डर में देखने को मिला है। तो इसमें प्रश्न ये होता था कि यदि किसी एमएलए या एमपी पे कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं तो क्या वो क्रिमिनल चार्जेस को स्टेट अपने मर्जी से हटा सकता है क्या, विड्रॉ कर सकता है केस में क्या? इससे पहले आज के कल के ऑर्डर को छोड़ देते हैं, उससे पहले का पहले हम देखते हैं कि क्या सीन था। पहले जो विड्रॉल का लॉ है हमारे पास वो सीआरपीसी में दिया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 321 में देखेंगे तो वहां पे प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से स्टेट चाहे तो विड्रॉ कर सकता है किसी भी केस को किसी भी व्यक्ति के ऊपर। ये पावर स्टेट के पास क्यों है, स्टेट के पास, इसमें भी हम देखने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट ही जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो जाहिर सी बात है स्टेट ही इसे विड्रॉ कर सकता है। ये एक एग्जीक्यूटिव पावर, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि पावर जब स्टेट के पास है तो वही विड्रॉ कर सकता है, सिंपल सवाल। लेकिन प्रॉब्लम तब होता था जब स्टेट इन्फ्लुएंस करता था पॉलिटिकल पार्टीज को, ऐसे लोगों को, एमपी एमएलएस को जो कि काफी पावरफुल होते थे, और स्टेट बस एक एप्लीकेशन मूव करता था कोर्ट में और बस उनका केस विड्रॉ हो जाता था। कई बार जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनको लगता था कि ये कोर्ट वोट कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगे वही होता है, क्योंकि उनके पीछे उनको जो स्टोरी है वो नहीं पता होता था कि हमारे पास सेक्शन है, लॉ बना हुआ है, उस लॉ को यूज करके यदि स्टेट एप्लीकेशन लगाता है, रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से, तो कोर्ट उसे परमिशन दे देती थी। क्यों देती है परमिशन, इस पे हम बात करते हैं। परमिशन इसलिए देती है क्योंकि जब भी हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, तो कहते हैं कि क्राइम बेसिकली किसके अगेंस्ट किया जाता है, क्राइम स्टेट के अगेंस्ट किया जाता है। तो अब स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो आपको प्रोसिक्यूट करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। जब स्टेट एक पार्टी है तो स्टेट चाहे तो मन उसका नहीं किया तो नहीं करेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन लोग इसको नहीं समझते थे। खैर उसको छोड़िए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा लॉ है, क्या लॉ था, प्रैक्टिस में क्या होता था और अब क्या चेंजेस आए हैं, उसको 3 पर्सपेक्ट में हम बात करेंगे। पहला है 321, सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के 321 में यदि आप देखेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। कहता है कि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, विड्रॉ, केस को विड्रॉ करने की बात कर रहा है। फिर कहता है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन करेगा विड्रॉ? जाहिर सी बात है स्टेट, लेकिन स्टेट की तरफ से कौन करता है विड्रॉ, कौन केस लड़ता है? स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है, जिसको हम पीपी कहते हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस, किसी केस का इंचार्ज होगा, उसको दिया गया होगा। पुलिस तो नहीं लड़ती ना कोर्ट, आपको पीपी के पास जाना पड़ेगा विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। अब बोल रहा है कि भाई क्या आप अपनी मर्जी से कर सकते हो क्या? नहीं, कंसेंट तो लेना पड़ेगा कोर्ट का। यदि पहले से भी कोर्ट का परमिशन था तो अब क्या चेंज हो गया उसको भी हम देखेंगे। विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले किसी भी स्टेज पे यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चाहे तो एक एप्लीकेशन विड्रॉल का लगा करके अंडर सेक्शन 321 ऑफ द सीआरपीसी विड्रॉ कर सकता है। और यदि विड्रॉ कर लिया तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये विड्रॉल सही है। यदि उनको लगता है कि सही है तो विड्रॉल का परमिशन दे दिया जाता है और उसके बाद केस को खत्म किया जा सकता है। फिर कहता है विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन ईदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द ऑफेंसेस फॉर व्हिच ही इज ट्राइड एंड अपॉन सच विड्रॉल। उसके बाद कह रहा है कि विड्रॉल होने के बाद क्या स्थिति होगा, इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज से पहले यदि विड्रॉल का एप्लीकेशन लग गया तो कह रहा है कि एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। फिर ये कह रहा है कि चार्ज फ्रेम हो गया है और उसके बाद के स्टेज पे आप विड्रॉ करना चाहते हैं तब क्या है, बोला कि इफ इट इज मेड आफ्टर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड और व्हेन अंडर दिस कोड नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्विटेड, एक्विट कर दिया जाएगा।
उसको बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। एक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो चार्ज फ्रेम होने के बाद यदि होगा, यदि एप्लीकेशन लगाएगा और उसको हटा लेगा, उसको केस वापस ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा, एक्विटेड हो जाएगा। ये टेक्निकल चीज है, आपके लेवल से ऊपर का चीज है, बट फिर भी आप इस चीज को समझ लो, एग्जाम वगैरह में आएगा तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में रहेगा, कभी जरूरत पड़ जाए तो। ये एक प्रोविजन भी लगाया गया है इसमें, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। इसमें यह कहा गया है कि यदि वैसा ऑफेंस जो किसी ना किसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट होता है, उससे कनेक्शन रखता है, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना जरूरी है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लो कि वैसा चीज जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टच कर रहा है बाउंड्री को, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर कोर्ट से लेना पड़ेगा, दोनों चीज होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड था, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो केसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो विड्रॉ कर दे। अब ये तो लॉ हुआ, मैंने कई बार आपसे ये भी कहा है कि लॉ जो है लिखा कुछ है, प्रैक्टिकल में होता कुछ है। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो भी पढ़ा था एक तरीके से वो चीज तो फॉलो ही नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस की बात है, वो बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होता है। अब बात आ गई पॉलिटिकल पार्टी की, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो किसी ना किसी तरीके से पैर भी लगा के इधर से उधर से करके क्या करते हैं, एप्लीकेशन मूव करवा देते हैं, किस चीज का, विड्रॉ कर दिया जाए। बड़े बड़े क्रिमिनल्स, उनके केसेस को विड्रॉ करा लेती है सरकार। क्यों सरकार? क्योंकि सरकार ही तो पार्टी है, स्टेट ही तो पार्टी है, स्टेट ही तो रन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको नहीं करना, प्रोसिक्यूट तो नहीं करेगा। क्या कर सकते हैं? अरे हमारे और आपके बीच में मान के चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, फिर भी यदि मेरा मन नहीं है आपके ऊपर केस करने का, तो क्या मैं जबरदस्ती केस कर दूंगा? और यदि केस कर भी दिया तो मन आया कि नहीं, हम एक पार्टी है, हमें नहीं आगे परसू करना है, ठीक है माफ कीजिए, लाइए केस वापस लेते हैं, तो भाई हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। तो स्टेट जब इसमें एक पार्टी है तो स्टेट डिसाइड करेगी, सिंपल सा बात है। और यही कारण है कि ऐसा सिचुएशन यहाँ पे ऐसे लॉ बनाए गए। लेकिन इसका मिसयूज तब होता था जब जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी क्या करती थी, किसी भी एमपी एमएलए का केस को वापस करवा लेती थी, तब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लगता है तुमको केस करना करते रहो, हम तो इसको विड्रॉ करा लेंगे, ये चीज था। अब इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सर यहाँ तो ऊपर में लिखा हुआ है कि कोर्ट के परमिशन से ही होगा, तो ये कौन सा कोर्ट है? कोर्ट तो बहुत सारे हैं, कौन सा कोर्ट है? तो जनरली वही कोर्ट होता था जिस कोर्ट में उस व्यक्ति का ट्रायल चल रहा होता था। ये ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा है, ये जो 321 में सेक्शन 321 में कोर्ट की बात की जा रही है, वो ट्रायल कोर्ट की बात कर रही है, किया जा रहा है। वैसा कोर्ट जिसमें उस व्यक्ति का चल रहा है ट्रायल, प्रोसिक्यूशन जहां हो रहा है, उसी कोर्ट में आपको एप्लीकेशन देना होता है। अब चीजें बदल गई है, वो हम बाद में बात करेंगे कैसे बदली है, ठीक है। तो ये चीज हम बाद में बात करेंगे। अभी तक ये समझ में आया कि वही कोर्ट में लगता था जिस कोर्ट में चल रहा था केस, उसमें एप्लीकेशन लगाते थे, और यदि कोर्ट को सही लगता था उसको विड्रॉ कर लिया जा सकता था, बड़ा आसान प्रोसीजर था। इसीलिए ये लोग घूमते रहते थे, क्रिमिनल मर्डर करके, रेप करके, उधर घूमते रहते थे। अब हम बात करते हैं व्हाई विड्रॉल पावर इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसीलिए क्योंकि स्टेट एक पार्टी है, और स्टेट यदि नहीं चाहता प्रोसिक्यूट करना तो वो नहीं करे, जबरदस्ती कोर्ट तो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि जो पार्टी है वो स्वयं निर्धारित करे कि उसको करना है या नहीं करना। हम सब चीज कोर्ट पे तो नहीं छोड़ सकते, और भी दो विंग है, उनकी भी जिम्मेदारी है, यदि वो ढंग से जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो कोर्ट क्या कर सकता है? वही चीज है, इसके पीछे जो रीजन है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए किया जाता था क्योंकि स्टेट एक पार्टी होता था क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कभी केस ही नहीं हुए, इसके ऊपर तमाम तरीके के केसेस हुए हैं पहले, और उसमें क्या दिया गया है, क्या डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, उसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अभी जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया था तो आपको बताया था 321 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास पावर दिया गया है कि वही मूव करेंगे एप्लीकेशन। ये बात अलग है कि वो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, वो अलग चीज, लेकिन मूव वही करेंगे। इस केस में देखिए क्या हुआ, जुडिशियल डिसीजन इन ग्रांटिंग कंसेंट द कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज जुडिशियल डिस्क्रिशन। बोला कि एप्लीकेशन तो मूव कर दिया, आपके पास आया है, आप जज हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो आपका डिस्क्रिशन है, सिर्फ एप्लीकेशन लगाने से विड्रॉ नहीं हो जाएगा जब तक कि कोर्ट ना बोले, कोर्ट उसमें एग्री नहीं हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, शिवनंदन पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, उसमें कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट opined that section 321 of the code enables the public prosecutor to withdraw from the prosecution with the consent of the court. Before an application made under section this, the public prosecutor has to apply his mind. बोला स्टेट गवर्नमेंट जो बोले वही नहीं कर दो, अपना भी दिमाग में भेजा है वो लगा लिया करो, to the facts of the case independently without being subject to any outside influence, and secondly that the court before which the case is pending cannot give its consent to withdraw without itself applying mind to the fact of the case. बोला कि दोनों, एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी, और साथ ही साथ जिस कोर्ट में लगाया जा रहा एप्लीकेशन वो जज भी, दोनों अपना दिमाग लगाए और देखे कि क्या इस पार्टिकुलर स्टेज पे केस विड्रॉल क्या सही है, क्या इससे पब्लिक पर्पस सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप दे दीजिए परमिशन, यदि नहीं हो रहा तो आप डिनाई कर दीजिए। और वही चीज पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बताया गया, यदि आपको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा तभी एप्लीकेशन लगाओ, अदरवाइज हैपेजेड वे में मत लगाया करो, स्टेट को बोलने दो, तुम भी तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो, आप भी तो वकील हैं, आप भी तो एडवोकेट हैं, आपका काम है जो कोर्ट है उसको असिस्ट करना, आप भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, और आपकी ड्यूटी है कि आप इस कोर्ट की मदद करेंगे, जस्टिस को डिलीवर करना, तो मैकेनिकल वे में नहीं करें। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट आल्सो ओपिन दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन नॉट एक्ट लाइक ए पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स की तरह मैकेनिकल वे में नहीं किया जा सकता, उधर से ऑर्डर आया और इधर एप्लीकेशन लगा दिया, अपना भेजा, अपना दिमाग लगाओ, और एक्ट ऑन डिक्टेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ही हैज टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली एज ही इज आल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मैंने कई बार बोला है, जो एडवोकेट होते हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट को असिस्ट करे, जस्टिस को डिलीवर करे। ऐसा नहीं कि उधर से जो भी आया ऑर्डर और आपने कर दिया, कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं करना। एट द सेम टाइम कोर्ट इज आल्सो फ्री टू असेस वेदर द प्राइमा फेसाई केस इज मेड और नॉट। The court if satisfied can also reject the prayer, but it cannot be said that a public prosecutor's action will be illegal। तो यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर चला दिया, एप्लीकेशन लगा दिया, चाहे वो दिमाग लगाया या नहीं लगाया वो अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हम नहीं कर सकते कोई इलीगल काम।
आपकी मर्जी है, जज साहब हैं, जज साहब को यदि लगता है कि इसको रिजेक्ट करें तो कर दो रिजेक्ट, कोई मना तो नहीं किया आपको। तो एप्लीकेशन लगाने के लिए उसको इलीगलिटी में नहीं आएगा वो चीज। If he receives any communication or instruction from the government, on the contrary, the public prosecutor cannot file an application for withdrawal from prosecution on his own without instruction from the government. बोला कि गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं आए तब तक तो फाइल आप नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन यदि आपके पास आया है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिट्टो के डिट्टो फॉलो करना है 100%, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो लिख करके भेज दीजिए कि मेरे कंसाइंस में लगता है कि ये चीज सुटेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने मर्जी से विड्रॉल का नहीं करेंगे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का यदि परमिशन आएगा, वहां से ऑर्डर आएगा, तो आप चाहें तो उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन लगा दें। यदि नहीं लग रहा आपके कंसाइंस में तो उनको रिप्लाई भेज दें कि ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं लगा रहा या देर से लगाऊंगा, कुछ इस तरीके की बात है जो भी रीजनेबल लगता है। द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इन दिस केस cited 4 grounds for seeking withdrawal from the prosecution। ये 4 ग्राउंड है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अभी जो चेंजेस आए उसको देखते हैं, क्या चेंजेस आए। केस फाइल किया गया अश्विनी उपाध्याय के द्वारा, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल, ये नंबर ये सब है, जाकर के देखना है तो आप पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं, टाइम मिलेगा तब, अभी एग्जामिनेशन को छोड़ के पूरा नहीं पढ़ना, कभी खाली बैठोगे तो पढ़ लेना। इसमें क्या हुआ कि कहा गया कि जो क्रिमिनल्स हैं उन पे जो भी केसेस चलाए जाते हैं उसको मैकेनिकल वे में क्या किया जाता है, उनको विड्रॉ कर दिया जाता है, जिसके कारण जो हमारे पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें क्रिमिनल ही भरे पड़े हैं। तो आखिर कैसे होगा, डीक्रिमिनलाइज किया जाए देश के ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसपे पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, उसको डीक्रिमिनलाइज करो। सुप्रीम कोर्ट में कोई क्रिमिनल नहीं होते, तो ये दोनों वीक में क्यों होते हैं, क्या रीजन है, इसको किसी ना किसी तरीके से हम डीक्रिमिनलाइज करेंगे। तो पिटीशन फाइल किया गया इनके द्वारा, एडवोकेट हैं, और इसमें से जब ये केस फाइल किया गया तो एक एमिकस क्यूरे रखा गया। एमिकस क्यूरे मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है एमिकस क्यूरे मतलब? फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो एडवोकेट साहब को मैंने कई बार बोला है कि एमिकस क्यूरे जनरली एडवोकेट को रखा जाता है क्योंकि वही लॉ के जानकार होते हैं। विजय हंसारिया को यहाँ पे रखा गया एमिकस क्यूरे, और उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे केस को पढ़ने के बाद कि ये जो पावर था लोअर कोर्ट के पास, जहां पे ट्रायल हो रहा था, ट्रायल कोर्ट के पास, कि एप्लीकेशन वहीं पे लगा दिया जाए और वहीं से विड्रॉल हो जाए, चाहे तो एक्विटल हो जाए या फिर डिस्चार्ज हो जाए, जैसा भी हो, ये चीज बड़ा डेंजरस है। क्योंकि छोटे कोर्ट को, जो निचली अदालत है, उसको इन्फ्लुएंस करना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि उनके पास उस तरीके से ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तो देखने की बात ही, उनके पास पावर ही नहीं होता क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखने का। इसलिए क्या होता है, कई बार जब क्वेश्चन ऑफ लॉ का होता है तो फिर ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाते, फैक्चुअल चीज पे काम करते हैं, उनके पास पावर नहीं है क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील करने का। इसलिए ये एमिकस क्यूरे साहब ने कहा कि मैं रिकमेंड करना चाहता हूं एज एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट टू दिस ऑनरेबल कोर्ट कि ये जो पावर है लोअर कोर्ट का, इसको हम चेंज करने का प्रयास करते हैं और ये चीज स्टेट के हाई कोर्ट को दे दिया जाए। मतलब कोई भी विड्रॉल बिना हाई कोर्ट के परमिशन का नहीं हो। जो सेक्शन 321 है उसमें कहीं हाई कोर्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस जजमेंट के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम वहां पे जानबूझ करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चेंज नहीं करेगी, मुझे पता है, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है, एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि अब आपको रिसेंट लॉज पता होना चाहिए। जब भी 321 की बात आए तो आपको पता होना चाहिए केस अभी रिसेंट लाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसको उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा ही लॉ पढ़ा जाता है। इसीलिए जो चीजें लिखी गई है कोई जरूरी नहीं उससे आपको पूरा का पूरा एसेंस पता चले, आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, तभी आपको एक होलिस्टिक लर्निंग होगा। क्या हुआ अभी के केस में देखते हैं, इसमें कहा सच एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब तक हाई कोर्ट परमिशन नहीं देती तब तक कोई भी केस जो एमपी और एमएलए के ऊपर है वो विड्रॉ नहीं हो सकता। एक नॉर्मल व्यक्ति पहले विड्रॉ करना चाहते तो आप कर लें लोअर कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, 321 वैसा ही एप्लीकेबल है। लेकिन यदि बात आएगी एमपी और एमएलए की तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट का परमिशन लेना होगा। We deem it appropriate to direct that no prosecution against a sitting or former MP or MLA shall be withdrawn without the leave of the High Court। बेंच कौन कौन थे, सीजेआई थे, जस्टिस विनीत सरन थे और जस्टिस सूर्यकांत थे, 3 जज का बेंच था। और ये जो एडवोकेट विजय हंसारिया थे ये एमिकस क्यूरे थे, अपॉइंट किए गए थे, और उन्होंने ही ये बात सजेस्ट किया, और उसके बाद कोर्ट ने इसे मान लिया कि ये जो सजेस्ट किया जा रहा है एमिकस क्यूरे के द्वारा बहुत ही लेजिटिमेट पॉइंट है, और उसको मान करके आगे बढ़ गए। इसी के साथ साथ एक और इसमें चेंजेस आए हैं। इन द मीनवाइल टू इंश्योर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग केसेस, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रिसाइडिंग ओवर स्पेशल कोर्ट्स और सीबीआई कोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोसिक्यूशन ऑफ एमपी और एमएलए शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर। जब तक कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं पारित कर देता तब तक वैसे जज जो किसी एमपी या एमएलए के केस को डील कर रहे हैं, वो स्पेशल जज हो सकते हैं, सीबीआई जज हो सकते हैं, और उस सिचुएशन में उनको किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वहीं पे रहेंगे, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं। 2 इसमें एक्सेप्शंस हैं, उनका डेथ हो गया या कोई और रीजन है तो अलग बात, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं किया जा सकता। एज पर द स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय द वेरियस हाई कोर्ट्स, अ टोटल नंबर ऑफ 4859 केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट एमपी और एमएलएस। एमपी और एमएलएस के अगेंस्ट इतने केसेस, लगभग 5000 मान लीजिए, इतने केसेस पेंडिंग हैं। क्यों पेंडिंग है उसका रीजन बहुत सारा है, और विड्रॉल पता नहीं कितने हुए। तो अब बिल्कुल कह दिया कि 2020 में एक ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट कि तब से जितने भी केसेस हुए हैं कोई भी केस बिना हाई कोर्ट के परमिशन से नहीं विड्रॉ किया जाएगा। और आज उसका पहला केस आ भी गया, शायद कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। लोग पहुंचे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस जजमेंट के बाद, कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत सारे लेवल पे एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इनके पास पावर है क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी डील करने का। तो कहीं भी क्वेश्चन यदि आ गया क्वेश्चन ऑफ लॉ का तो खुद ही इंटरप्रेट कर लेंगे, लोअर कोर्ट के पास पावर नहीं होता था, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे ही काम करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव चीज है, जिससे आने वाले समय में जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का या फिर पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, उसमें शायद कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े। इसके अलावा और भी केसेस हैं जिसमें कल ही पास किया गया, जिसमें ये कहा गया
कि कोई भी वैसा एमएलए या एमपी जो लड़ना चाहते हैं चुनाव, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो पब्लिश करें। नहीं पब्लिश करोगे तो आपको पेनल्टी 7-8 पॉलिटिकल पार्टी पे पेनल्टी भी लगाया जाए। फिर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक एप्लीकेशन बनाइए जहां पे सारे जो मेंबर्स हैं वो उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस चल रहे हैं, कितने स्टेज पे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, सारा चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि देखना चाहे तो उस एप्लीकेशन पे कि उस व्यक्ति का नाम लिखे, आराम से उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, क्या चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें आ जाए, इजिली एसेसेबल है। अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता है, क्रिमिनल को सेलेक्ट कर देते हैं लोग। तो ये चीज थोड़ा सा पॉजिटिव कदम यहाँ पे होता है। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने सुना है या फिर बहुत लोगों ने पूछा है सवाल कि ये तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कर दिया, इसमें वकील की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या मतलब रोल होता है सोसाइटी में रिफॉर्म करने का, क्या रोल होता है। देखिए रोल जो है, या फिर इसको कई बार दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि एक वकील अपने 5 मिनट के लिए 5 करोड़ क्यों चार्ज करते हैं, ऐसा क्या है भाई, सींग लगा हुआ इनका, ऐसा क्यों करते हैं चार्ज। वही चीज का आंसर मैं यहाँ पे संक्षेप में देने का प्रयास करूंगा। देखिए ये जो ऑर्डर पास किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं किया है। मैंने बताया कि सारा रिसर्च इस एडवोकेट का है, विजय हंसारिया का, जिन्होंने एमिकस क्यूरे के रूप में कोर्ट को असिस्ट किया और इस कंक्लूजन पे पहुंचा दिया कि हाई कोर्ट के पास ये होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के पास इतना काम है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो इस छोटी छोटी चीजों पर रिसर्च करके वो काम करें। तो हमारा ये काम होता है, हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं रिसर्च के द्वारा उस चीज में अच्छे तरीके से कोर्ट को एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचने के। जितना अच्छा वकील होगा उतने अच्छे तरीके से लीगल चीज को रिसर्च करेगा, और रिसर्च करके कोर्ट को जब बताएगा, लॉजिकल लगेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, चीजें हो जाएगी। तो क्या आप बस ये सोचिए कि यदि ये नहीं होते, ये रिपोर्ट नहीं फाइल करते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये चीज देने में सक्षम शायद नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास उस तरीके का रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाता, ना ही वो देते। ठीक उसी प्रकार से जो बड़े बड़े वकील होते हैं, अच्छे वकील होते हैं, वो इस तरीके से इस लेवल का रिसर्च कर लेते हैं कि कोर्ट को मजबूर कर देते हैं। कोर्ट को मजबूर करते हैं, कितना कोर्ट याद रखे यार, इतने सारे जजमेंट हैं, हर दिन इतने सैकड़ों जजमेंट पास होते हैं, सबको याद नहीं रह सकता ना, हम लोग मशीन थोड़ी, रोबोट नहीं है। तो क्या करते हैं ये वकील, क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं जो भी केस से रिलेवेंट चीजें हैं उसको एक जगह डालते हैं और उसके बाद कोर्ट के पास देते हैं, और कोर्ट को बड़ा आसान हो जाता है, फटाफट देखता है, ठीक है उनको लॉजिकल लगा, फटाक से पास कर दिया। इसमें वकील का एक आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पास किया, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट पास क्यों किया, उसके पीछे तो वकील की का ही भूमिका होता है। वकील ही उनको एक तरीके से कंपेल कर देते हैं कुछ ऑर्डर्स पास करने के लिए, क्योंकि उस तरीके का रिसर्च उन्हें शो किया जाता है। अदरवाइज ना तो उसके पास टाइम होगा, कोर्ट के पास नहीं ऐसा चीज होगा। तो रिफॉर्म करने में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और यही कारण है कि कुछ वकील जो है काफी ज्यादा हाई चार्ज करते हैं। उसके पीछे यही रीजन है, कोई रेट फिक्स नहीं होता। कई बार इतने सारे कमेंट आप लोग करते हैं कि रेट क्यों नहीं फिक्स होता है वकीलों का, नहीं हो सकता रेट फिक्स, आपकी मर्जी है, आपको कराना कराओ, नहीं तो दूसरे सस्ते वकील के पास चले जाओ, कोई मना तो किया नहीं, वो वाली बात है। और रीजन यही पे मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन है, और यही कारण है कि ये सारी चीजें हुई है। क्या लगता है आपको कि इससे कुछ पॉजिटिव फर्क पड़ेगा आगे, या फिर पहले क्या था और अब क्या है, इसमें चेंजेस पता चल गए, डिफरेंसेस पता चल गए आपको कि क्या चेंजेस हुए हैं पहले में से और अभी में से, पता चला क्या डिफरेंस है? सर